हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भैया एनटीए पेपर कैसे सेट करता है, क्या स्ट्रेटेजी वो दिमाग में रखते हैं, कौन से चैप्टर से वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से चैप्टर से कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग छोड़ सकते हैं। देखिए, ऐसे छोड़ना तो कोई भी टॉपिक हमको नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि पूरा सिलेबस हम लोग कवर करें। लेकिन अगर फिर भी टाइम कम बचा हुआ है, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करना है, तो ऐसे कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर हमें कर लेने चाहिए ताकि 50% पेपर तो हमारा सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए। 50% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। जब से जेई मेंस ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से 2019 से लेकर 2024 तक जो इन 6 सालों में पेपर्स हुए हैं, वो कितने कितने हुए हैं। 2019 में 16 पेपर हुए हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दो अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग दिनों में, अलग अलग सेशंस में पेपर होते हैं, कुछ जनवरी में, कुछ अप्रैल में, है ना। तो 2019 में 16 पेपर हुए थे, 2020 में 16, 2021 में 26 पेपर हुए थे, 2022 में 22 और 2023 में 24 और इस साल 2024 में 20 पेपर हुए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन का पेपर होता था पहले, फिर 25 कर दिया गया था, फिर इनको फिर से 30 किया गया था। लेकिन इनमें से कुछ 25 ही आपको करने होते थे। एससीक्यू आप सारे कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन होते हैं 10 में से आप कोई 5 ही कर सकते हैं। 5 से ज्यादा अगर आपने कर दिए, मान लो 7 क्वेश्चन कर दिए, तो पहले 5 आपके काउंट किए जाएंगे। तो इन टोटल मिलाकर 104 पेपर के जो 3640 क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का एनालिसिस किया गया। यह जानने की कोशिश की गई कि ये 3640 क्वेश्चन जो है, ये किस किस चैप्टर से पूछे गए हैं, किस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस ग्रेड से 11th और 12th से कितना कितना परसेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या 11th का सिलेबस हम लोग छोड़ सकते हैं, 11th का कितना इंपॉर्टेंस है, अगर 11th नहीं पढ़ा तो क्या जेई मेंस हम लोग कर पाएंगे क्या, या 12th के कौन से ऐसे टॉपिक है जिन पर हमको मेजरली फोकस करके रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 11th और 12th में देख लेते हैं। तो 11वीं और 12वीं की बात करें तो पूरे पेपर में देखोगे इस साल तो 42% क्वेश्चन जो हैं वो 11वीं से आए थे, 58% 12वीं से आए थे। और पिछले सालों में देखोगे तो लगभग जो है ये 42 से लेकर 48% के बीच में 11वीं से क्वेश्चन आते हैं, और 12वीं में जो है वो 52 से लेकर 58% तक। एवरेज इसका निकाल दें तो 46% पेपर जो होता है हमारा, 46% पेपर 11वीं कक्षा से बनता है और 54% पेपर 12वीं कक्षा से बनता है। तो 11वीं छोड़ने की गलती तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर 11वीं छोड़ दी, 11वीं के टॉपिक छोड़ दिए, तो मतलब आधा पेपर लगभग हम लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। जिन बच्चों के 11वीं के टॉपिक वीक रह जाते हैं या रह गए हैं, उन लोगों को खास करके इस बात को ध्यान देना चाहिए। अभी मैं 11वीं में भी चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस साल में कितने सवाल पूछे गए थे, और आप उस रिजल्ट को देखकर सरप्राइज हो जाओगे। तो थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, पता चलेगा तुमको कि 11वीं कितना महत्वपूर्ण है, 11वीं के टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। 12वीं तो देखो महत्वपूर्ण है ही। 12वीं से 55% लगभग जो एवरेज हमारा पेपर बन रहा है, और 12वीं के चैप्टर भी जो होते हैं वो थोड़े से, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम होते हैं लेकिन वेटेज जो है वो बढ़ जाता है। सवालों की संख्या की बात करें तो 3640 सवालों में से 1669 सवाल 11वीं से और 1971 सवाल 12वीं से पूछे गए थे। हर साल देखोगे 480, लगभग 50-50 का ही चलता है। 230, 250, 400 में से 213, 187, 780 में से यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया था, 55-45% हो गया था, 660 लगभग बराबर ही चल रही हैं चीजें, वही 45-55 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। तो पहली चीज तो ये जान लेनी है हमको कि 11वीं के टॉपिक छोड़ नहीं सकते। अगर 11वीं बिगड़ गई है तो क्या करें? तो भैया 11वीं के अभी जो मैं चैप्टर बताने वाला हूं, उन चैप्टर को तो खास करके कर ले। और दो तरह की चीजें मैं बताऊंगा। एक तो किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उनमें एफर्ट भी ज्यादा लगता है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन वो लेस एफर्ट वाले क्वेश्चन हैं, तो कम एफर्ट लगाकर भी एक ठीक ठाक स्कोर मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो 11वीं और 12वीं की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए अभी कि 11वीं में कितने
11वीं से कितने प्रतिशत सवाल पूछे जाते हैं और 12वीं से कितने प्रतिशत सवाल पूछे जाते हैं। तो ये रेशियो चल रहा है हमारा 45-55 का, है ना, यानी कि 100 सवाल अगर आ रहे हैं तो 45 सवाल 11वीं से आएंगे, 55 सवाल 12वीं से आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग 11वीं के टॉपिक्स पर। तो 11वीं के जो चैप्टर हैं, ये जो चैप्टर है हमारे पास कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इन 16 चैप्टर को जब डिटेल में देखा गया, एक एक क्वेश्चन उठाया गया और उस पर मार्क किया गया कि किस चैप्टर को बिलोंग किया गया, तो सरप्राइजिंगली हर साल सबसे ज्यादा सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से ही आते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही लो प्रोफाइल चैप्टर रखा जाता है, इसकी इज्जत भी कम की जाती है, लेकिन ये जो है ये सबसे टॉप पर बैठे हुए हैं। हर साल देखोगे तो ये 2023 को छोड़ दो जिसमें बाइनोमियल से 48 आ गए थे, बाकी हर साल मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल 27 27 35। अच्छा, इस साल भी बाइनोमियल के, मतलब बाइनोमियल भी तगड़ी टक्कर में रहता है, 34 41 और 35। यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज से टोटल पिछले 6 सालों में जो 104 पेपर हुए हैं उसमें 199 सवाल पूछे गए हैं। अगर हम लोग पर पेपर की बात करें तो लगभग हर पेपर में किसी भी दिन आप जा रहे हो, चाहे जनवरी में दे रहे हो, अप्रैल में दे रहे हो, जनवरी के सेशन में किसी भी दिन एग्जाम दे रहे हो, सुबह की शिफ्ट में दे रहे हो, शाम की शिफ्ट में दे रहे हो, आपको आपके पेपर में सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। हो सकता है एक आध पेपर ऐसा छूट गया हो जिसमें एक आया हो, बाकी सब जगह देखो 104 पेपर, 104 का 2 गुना 208, 199 सवाल तो आ ही गए हैं, है ना। देखो यहाँ 20 पेपर में 35 क्वेश्चन, 24 पेपर में 41 क्वेश्चन, 22 पेपर में 34 क्वेश्चन, 26 पेपर में 35 क्वेश्चन, 16 पेपर में 27 क्वेश्चन, 16 पेपर में 27 क्वेश्चन। तो हर पेपर में सीक्वेंस एंड सीरीज का आपको अगर किस्मत अच्छी रहती है 2 सवाल मिलेंगे ही, नहीं तो हो सकता है एक तो मिलना ही मिलना तय है। और ये लेस एफर्ट वाला भी चैप्टर है, ऐसे बहुत ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आते हैं। हम लोग 9th-10th में भी थोड़ा सा एपी जीपी तो पढ़ ही चुके होते हैं, तो उससे कनेक्टिविटी बन जाती है। तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज। दूसरे नंबर पर आता है बाइनोमियल थ्योरम, ये भी तगड़ा कंटेंडर है। द्विपद प्रमेय, है ना, इससे भी हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसमें कुछ नई चीजें पूछी जाती है, नए कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन सवालों को देखोगे तो तुम पाओगे। अभी देखो ये मैंने ना चैप्टर लेवल एनालिसिस किया है, ऐसे हर चैप्टर का मैंने एक टॉपिक लेवल एनालिसिस भी किया है, लेकिन जब उसको डिस्कस करेंगे तो वो वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब 11वीं ही कक्षा में हो सकता है अब एक एक चैप्टर को उठा के हम लोग देखें तो एक आध घंटा जो है वो पूरा 11वीं में ही चला जाए और ज्यादा भी लग सकता है। तो पहले हम मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन चैप्टर में भी मैं बताता जाऊंगा कि भैया ये चैप्टर अगर पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे हो, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, अगर ये पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो इनका भी और पोस्टमार्टम किया गया है कि इनके अंदर भी किस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल पूछे गए हैं, उन टॉपिक को तो करके चले ही जाना। 2 प्रकार का काम करेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनको हम पूरा पूरा पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनको शायद पूरा पूरा पढ़ो तो एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाए लेकिन उतना वो रिजल्ट नहीं देते हैं। जैसे कोनिक सेक्शन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो ये 9/10 का क्या अर्थ है कि हर 10 पेपर में से 9 पेपर में इस पर एक सवाल मिला था। अच्छा, ये तो सेट थ्योरी का काम चल रहा है, आगे आ जाते हैं। हर 10 पेपर में से 8 पेपर में, हर 10 पेपर में से 6 पेपर में और हर 10 पेपर में से 6 पेपर में हमें इनका सवाल मिल रहा है ना। इसका अर्थ क्या हुआ है कि इस तरह से देखा जाए तो हर पेपर में कम से कम 2 सवाल तो तुम्हें इस पूरे कोनिक सेक्शन से भी मिल रहे हैं, कोनिक सेक्शन से भी मिल रहे हैं, है ना। ऐसे जोड़ा मैंने 8 और 6 14 और 6 20, यानी कि हर पेपर में 20, मतलब 10 पेपर में 20 सवाल इन चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप कोनिक सेक्शन से भी हर पेपर में 2 सवाल है। अब सोचो सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है जिससे भी 2 सवाल मिलते हैं, और ये इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये तीनों मिलाकर भी हर पेपर में 2 सवाल मिलते हैं। अब एक तरफ तुम्हें ये 3 बड़ी बड़ी चीजें, इतना बड़ा सा चैप्टर पढ़ना है, दूसरी तरफ सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, तो तुम समझ ही गए होंगे कि इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है ना। लेकिन आप कोनिक सेक्शन पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसमें भी ये जो टोटल मिलाकर हमसे सवाल पूछे गए हैं 88, 64 और 64, तो ये जो टोटल मिला के सवाल हो रहे हैं हमारे कितने हो जा रहे हैं, ये 64, 132, 140, 220 सवाल जो हो रहे हैं। इन 220 सवालों में
मैक्सिमम किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, मैक्सिमम किस टॉपिक से सवाल पूछे गए थे, तो वो अगर हमें पता चल जाए तो उन टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो इन चैप्टर के लिए डिटेल एनालिसिस का वेट करेंगे हम लोग। फिलहाल यहां पे आते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से हर साल लगभग 2 सवाल आपको दिखेंगे और इन पे भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजों पर ही आता है, पूरे बाइनोमियल थ्योरम से हर टॉपिक से नहीं आता है ना। तो दूसरा बाइनोमियल थ्योरम हो गया। अब ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इससे भी हालांकि देखा जाए तो एक सवाल मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलेगा आपको एक सवाल, सर्कल से मिलेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा। अब बताओ कि इन चारों चैप्टर में सबसे आसान कौन, तो तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या अर्थ हुआ कि पहली प्रायोरिटी पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखना, क्योंकि सवाल तो एक ही आना है ना। इनमें जितनी एफर्ट लगेगी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, सर्कल्स में, उससे कम मेहनत क्वाड्रेटिक में लगेगी। सवाल उससे भी एक आना है, इससे भी एक आना है। स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन से फिर से एक सवाल मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स से एक मिलेगा। अब बताओ स्ट्रेट लाइन पूरा पढ़ो या स्टैटिस्टिक्स पूरा पढ़ो, सवाल तो दोनों से एक ही मिलना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ने को मना कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अपनी पढ़ाई इस तरह से प्लान करनी है कि स्टैटिस्टिक्स का सवाल गलत ना हो, है ना। उसके सवाल पहले उठाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना पेपर में सर पहले पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो भैया यही प्लानिंग है। जो सिंपल चैप्टर है उनके सवाल उठाओ, उनको पहले निपटाओ और उन चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। उस चैप्टर को इन एंड आउट पूरा समझ लो, क्योंकि उन चैप्टर से सवाल आने ही हैं। सेट थ्योरी एंड रिलेशन कितना नन्हा मुन्ना सा चैप्टर है, कठिन सवाल बना ही नहीं सकते। इससे भी हर 10 में से 9 पेपर में तो सवाल मिलता ही है। मतलब ये मान लो कि एक सवाल इससे भी मिलेगा। अब बताओ एक सवाल स्टैटिस्टिक्स से मिल गया, एक सवाल सेट एंड रिलेशन से मिल गया, एक इसका पढ़ लिया हमने, एक इसका कर लिया। सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 मिलने वाले थे, उससे एक कर लिया। बाइनोमियल थ्योरम से मान लो 2 मिलने वाले थे, उसका एक कर लिया। तो 5 सवाल तो यही हो गए तुम्हारे, है ना। 5 सवाल 11वीं से, 5 सवाल 12वीं से, 10 सवाल अगर निपटा दिए तुमने तो 25 में से 10 सवाल तो निपटा ही चुके हो तुम। 10 सवाल सही कर दिए, 40 नंबर आ गए। फिजिक्स केमिस्ट्री 40 40 40 120 नंबर सिक्योर करके बैठ गए हो अपने। उसके बाद ऊपर बढ़ाने की कोशिश करो, जितना ऊपर बढ़ा पाओ उतने उतना ही अच्छा है हमारे पास, है ना। अब यहाँ पे आती बात कि इन 4 चैप्टर की, कि इन 4 चैप्टर का क्या करें, क्योंकि इनसे पूछे भी कम जाते हैं सवाल और इनमें मेहनत भी बहुत लगती है। तो हालांकि ये दिखने में हल्के चैप्टर लग रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बेसिक मैथमेटिक्स एंड लॉगरिथम, हो सकता है कि इनसे डायरेक्ट सवाल ना पूछे जाते हों, हो सकता है कि इनसे डायरेक्ट सवाल ना पूछे जाते हों, लेकिन ये चैप्टर जो है ये है फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर है। अगर ये कमजोर रहेंगे ना तो बाकी चैप्टर में भी तकलीफ आती रहती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गया तकलीफ आएगी, और 11वीं में शायद इतने टॉपिक ना मिले तुमको, इतना ज़्यादा इनका उपयोग ना हो। लेकिन 12वीं में जब हम लोग कैलकुलस पढ़ते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, है ना, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा इनका प्रयोग हो जाता है। लॉगरिदम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सारे फार्मूला, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं यह 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ इनका वेटेज कम दिख रहा हो लेकिन हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं। तो देखो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा, सीक्वेंस इन सीरीज हमको करना ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी ही है, स्टैटिस्टिक्स करनी ही है, सेट थ्योरी एंड रिलेशन करनी ही है, और इसके अलावा ये जो 3 चैप्टर हैं इनको भी हमें रखना ही है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क करेंगे। इसके बाद सेकेंड नंबर पर तुम लेकर आओगे कौन से चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम को, ये सेकेंड नंबर पर लेके आओगे, है ना। स्ट्रेट लाइंस ये सेकंड नंबर पर रख सकते हो। ये पूरा चैप्टर जब इसका आप डिटेल वीडियो बनाएंगे ना तब देखना, इसमें इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो पहले बाकी चीजें करेंगे उसके बाद ही ये चीज करेंगे। उसके बाद बच जाता है और समय तो अपना सर्कल्स पर लाओ, लिख क्यों नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर पे सर्कल्स हो जाएगा, है ना। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस पे तुम देख सकते हो कि भैया कितना तुम्हारा यह चैप्टर के साथ दोस्ती हो रहा है। अगर इस चैप्टर के साथ दोस्ती अच्छे से कर पाओगे तो इसको कर लेना, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई पूरी 11वीं की। अब बातें करते हैं हम लोग थोड़ी सी 12वीं की, है ना। तो 12वीं के लिए क्या किया जाए, देखो ये 12वीं के चैप्टर है। यहां तो भैया और ही अलग पिक्चर चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 16 चैप्टर वहां थे, 14 चैप्टर यहाँ है, टोटल मिला के 30 चैप्टर है।
16 चैप्टर वहां होने के बाद भी वेटेज कम है, 14 चैप्टर यहाँ होने के बाद भी वेटेज ज्यादा है। उसका कारण है ये चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हर पेपर में तुम्हें 2 से 3 सवाल मिलेंगे, 2 मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगला चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 2 से 3 सवाल इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। और इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक भाई भी है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये साथ साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक चीज पढ़ लो दूसरी चीज छोड़ दो, है ना। ये दोनों भाई बहन हैं, एक साथ साथ चलते हैं ये। तो 2 से 3 सवाल इसमें और 2 सवाल इसमें, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। इनको छोड़ने की गलती हम लोग नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। 12वीं में तुम्हें ऐसे सिंपल चैप्टर कम ही मिलेंगे, एक आध सिंपल चैप्टर मिल सकता है जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक सिंपल चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सिंपल चैप्टर है, क्यों, टू द पॉइंट है, बस फिक्स चीजें यही करना है। इसके अलावा लिमिट्स एक सिंपल चैप्टर है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एक सिंपल चैप्टर है ना। फंक्शन को भी मान सकते हो लेकिन फंक्शन पे कठिन सवाल भी बन जाते हैं। तो क्या कहना का मतलब है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 104 पेपर में देखोगे तो 261 सवाल पूछे गए हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 256 सवाल पूछे गए हैं। यानी कि ये ऐसे चैप्टर हैं जो भैया अगर हमने सही से कर लिए तो समझ रहे हो ना तुम, ये 3-3 सवाल भी आ गए, 6 सवाल और इसके 2 8 सवाल। 8 सवाल तो वैसे ही पक्के हो गए हमारे। 8 सवाल अगर पक्के हो गए 25 में से, मतलब 1/3 काम तो तुम्हारा यहीं खत्म हो गया। बचे हुए में से तुम्हें ये मान लो कि और 8 सवाल करने की जरूरत है, जिसमें तो तुम्हारा काफी सेफ जगह पहुंच जाओगे, है ना। मैं यहाँ पे सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पूरा पढ़ लिए हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। पहली प्रायोरिटी, पहला काम, पहला उद्देश्य हमारा वही रहेगा कि हम पूरा पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन किस क्रम में पढ़ें, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी पढ़ाई ज्यादा की जाए, किसका रिवीजन ज्यादा किया जाए, वह यहां बताना चाह रहे हैं हम लोग, है ना। कि किसको ऊपर रख सकते हो, किसको नीचे रख सकते हो, किसमें एफर्ट ज्यादा लगता है लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं, किसमें एफर्ट कम लगता है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये अभी पूरा जेई मेंस का डिस्कशन चल रहा है, जेई एडवांस का डिस्कशन इस टाइप का अलग से करेंगे हम लोग, है ना। समय आने पे वो भी आएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 2 सवाल मिलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी पढ़ाई तुम्हें कर लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यह चैप्टर जेई एडवांस में भी पूछा जाने वाला है। ठीक है। अगले पे आ जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, 2-2 सवाल वाले। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम एफर्ट वाला चैप्टर है। इसमें तुम्हें बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे लेकिन फिर भी 2 सवाल तक तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और इसमें से भी 2 सवाल आ रहे हैं। अब तुम सोच लो कि तुम्हें पहले क्या पढ़ लेना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर जितना समय लगाओगे उससे शायद आधे से कम समय में तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो भैया स्मार्टली काम करो, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन करो, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चले जाओ। ठीक है। फंक्शन एक फंडामेंटल चैप्टर है। एक क्वेश्चन इससे आता है लेकिन इसको हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि इस पे पूरा का पूरा आगे का कैलकुलस डिपेंडेंट होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, अगर फंक्शन सही से नहीं पढ़ा तो बाकी सारी चीजें थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। प्रोबेबिलिटी एक सवाल आता है, काफी कुछ पढ़ना पड़ता है, तुम्हारे ऊपर डिसीजन में छोड़ता हूं। अच्छा लगता है पहले करो, नहीं लगता है बाद में ले लो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल तो कल ही लो भैया, ये डेफिनेट के साथ ही चलता है। ये डेफिनेट और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ये दोनों भाई भाई है। अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है और इससे भी एक सवाल आता ही है। आगे की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एक सवाल। लिमिट से हर 10 में से 9 पेपर में मान सकते हो कि लिमिट का क्वेश्चन तो हर पेपर में तुम्हें मिलेगा ही। और फिर यहाँ पर कुछ फिक्स चीजें हैं। एल हॉपिटल हमारा भाई बन के आ जाता है, वो आधी जगह हमारी हेल्प कर देता है। ठीक है। तो लिमिट ऑफ फंक्शन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर से एक फिक्स मेथड वाला चैप्टर है कि ऐसे 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 ही काम होता है। फिक्स फॉर्म्स होती है कि इस रूप में है तो ये करना है, इस रूप में है तो ये करना है। ये भी हमारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पे हर 10 में से 6 चैप्टर में मिलेगा और इसको अच्छे से करोगे तो भैया डेफिनेट इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तुम्हारी हेल्प होगी, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर 2 में से 1 पेपर में इसका सवाल मिलेगा। कंटिन्यूटी हर 2 पेपर में से 1 पेपर में इसका सवाल मिलेगा। तो यहाँ सबसे जरूरी क्या हो जाता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करना ही है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा,
डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमारे टॉपर्स हैं इस बार। इनको करोगे तो आधे से ज्यादा पेपर तुम्हारा हो जाएगा, 50% से ज्यादा पेपर यहीं पे निपट जाएगा। अब देखो टोटल सवाल कितने आते हैं, जो मैंने लिखा था 50% पेपर इन्हीं चैप्टर से आता है। टोटल सवाल आते हैं 30, है ना, 25 करने होते हैं, लेकिन मैं तो 30 की बात कर लेता हूं। अब उसमें से हम देख लेते हैं कि 15 सवाल कौन से चैप्टर से आते हैं। तो देखो 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, भैया 12वीं अकेले से 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर से 15 सवाल हो गए, अगर 12वीं अकेले की बात करो तो। ठीक है, अब ये भी नहीं करता हूं मैं, तो मिनिमम लेता हूं, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ये जो टॉप 4 चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनसे मिला के 8 सवाल ये हो जा रहे हैं हमारे इन 4 चैप्टर से। और 11वीं की बात करें तो 2 2 4 और ये 3, इसमें भी 1 से 2 सवाल में मान लेता हूं। तो यहां पर भी अगर इनको नहीं लेना चाहते हो तुम, इसको नहीं लेना चाहते हो, किसको नहीं लेना चाहते हो कि भैया सर इसको पढ़ने में तो बहुत तकलीफ होगी, तो कौन से ले लो, ये वाले ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 2 4, एक अपना स्टैटिस्टिक्स का ले लो, तो 2 2 4 और 2 6, और वहां से कितने थे 8, 14 सवाल तो ये हो गए। एक और तुम्हारी पसंद का कोई सा भी चैप्टर उठा सकते हो, मैं तो यही बोलूंगा कि 12वीं का उठाना भैया, वहां से ज्यादा क्योंकि चांसेस है। तो 4 चैप्टर इसके और 4 चैप्टर उसके, 8 चैप्टर मात्र अगर कर लिए तो 50% पेपर के तो तुम मालिक हो जाओगे। अब देखो 14 सवाल बोल रहा हूं मैं, तो 30 में से है, 30 में से 15 करने तो 25 ही है, 25 में से तो और आधे देखे जाए तो 12.5 13 सवाल, ये 4 चैप्टर उसके 4 चैप्टर, आधा पेपर फिनिश, 50%, बहुत शानदार नंबर होते हैं 50%। 50% से तुम्हारा एक सिलेक्शन तो सिक्योर हो जाएगा। तो क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे, पहले 50% करोगे, दिल पे हाथ रखोगे, बोलोगे कि अब एक लेवल मैंने पार कर लिया, उसके बाद दौड़ मचानी है, जहां जहां से जो जो सिंपल मिले उससे निपटाते जाओ। ठीक है, तो यही मेथड फॉलो करोगे तो बड़ी आसानी से कर पाओगे। अभी ये चैप्टर मार्क कर दिए हैं मैंने कि कौन कौन से किए जा सकते हैं। यहाँ पे जेई मेंस में कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे, ऐसे अंधकार में ना रहे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि किस किस चैप्टर से क्या क्या चीजें हटा दी गई थी, कुछ चैप्टर पूरे पूरे हटा दिए गए थे, है ना, ये भी है क्या क्या हटा दिया गया, लेकिन ये मेंस से हटाए गए हैं। अगर हम एडवांस की तैयारी भी कर रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें नहीं हटी हैं, ठीक है, उसके लिए हमको करना ही पड़ेगा। तो जब भी पढ़ाई करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो मैंने चैप्टर बताया उनको फॉलो कर रहे हो तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये टॉपिक केवल मेंस के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडवांस की भी तैयारी कर रहे हो फिर तो करना ही, ठीक है। चलो यहीं पे रोकते हैं आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूं यह सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही मैं टॉपिक लेवल पर भी बनाने वाला हूं कि सर अगर कोई चैप्टर पूरा ना पढ़ना हो तो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ लिया जाए, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर लिया जाए तो थोड़े से चांसेस बढ़ जाएंगे। एक रात पहले क्या पढ़ लेना चाहिए, कौन से टॉपिक के शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना लेने चाहिए, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हमें कर लेने चाहिए, और साथ ही में वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं अटैच करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इस प्रकार की कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं कि सर ये और पता चल जाए तो हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा, तो उसको कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उस डिटेल पर एक अच्छा सा वीडियो बनाने की और आपकी हेल्प करने की। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।